वेलकम बैक एवरीवन। सो दिस इज लेक्चर 13 ऑफ AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो आज हम बात करने वाले हैं Amazon EC2। अगर आप न्यू हो तो जस्ट एन FYI, हमने एक कोर्स लॉन्च किया विच इज़ नेम एज AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो हमारा टारगेट है कि कि हम सारे जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं फॉर पासिंग दिस एग्जाम्स वो सब का लेक्चर्स मैं इसमें वीडियो एज अ वीडियो यूट्यूब में डालते रहूँ। ठीक है। सो अगर आप न्यू हो तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया टिल लेक्चर 12 वो ये डिस्कस किया था कि AWS होता क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने तरह के क्लाउड मॉडल्स होते हैं। एंड देन वी शिफ्टेड आवर कॉन्सेप्ट्स टू IAM व्हिच स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फिर हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस किया था कि IAM होता क्या है, कितने तरह के IAM आइडेंटिटीज़ होते हैं, कैसे पॉलिसीज़ लगते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नया जो हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं वो है Amazon EC2। एंड जस्ट माइंड इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो अगर आप डेवलपर हो या अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट किया है लर्न करना, और मे बी आप कॉलेज में हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो आप अपने जॉब में, जब आप कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो ये सर्विस आप मोस्टली यूज करोगे, ठीक है। तो ये सर्विस है क्या, तो लेट्स डिस्कस दिस। सो EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। जैसे E का जो यहाँ पे है वो इलास्टिक, C स्टैंड्स फॉर कंप्यूट एंड C स्टैंड्स फॉर क्लाउड। C2 है ना, तो यानी C दो बार आया इसलिए EC2 इट स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। जैसा नेम सजेस्ट करता है इलास्टिक, राइट। इसको एक एज अ रबर बैंड की तरह समझो। जैसे रबर बैंड होता है, राइट, आपने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच हो जाता है, आपने रिलीज किया तो कॉम्पैक्ट हो जाता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वैसे ही इलास्टिक जब आप क्लाउड पे यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इलास्टिसिटी जो एक क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो यही है, इट स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये EC2 है क्या। डोंट वरी, आज हम सब बात करेंगे कि EC2 है क्या। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे एंड मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। इसके बाद जब ये EC2 कोर्स लॉन्च हो जाएगा, इसके बाद मैं 5 या 6 वीडियोस और बनाऊंगा EC2 के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ वर्चुअल सर्वर इन द AWS क्लाउड। इसलिए मैंने आपको कहा था ये सारे लोग यूज करेंगे अपने डेली अपने काम पे, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्चुअल सर्वर है। तो अगर आप वेरी न्यू हो टू IT, और यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी, तो आपको एक चीज बता दूं, अगर लेट्स से क्लाउड अभी पिक्चर में नहीं है, अगर क्लाउड पिक्चर में नहीं था तो क्या होता था, आप एक सर्वर स्पिन करते थे, राइट। स्पिन मतलब सर्वर आप लॉन्च करते थे। तो आप सर्वर कहाँ लॉन्च करते थे, अगर आप कॉलेज में हो तो आप अपने लैपटॉप पे ही उसको एज अ सर्वर बनाते थे। वर्चुअलाइजेशन VMware का यूज़ करके, है ना, एक वर्चुअल सर्वर बनाते थे। तो वहाँ पे फिर आप वेबसाइट होस्ट करते थे, राइट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में थे और क्लाउड नहीं आया था अभी तक, तो या क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑन प्रेम डेटा सेंटर बनाती थी। एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर होता था, वहाँ पे बहुत सारे रैक सर्वर्स होते थे। मैंने आपको एक रैक सर्वर पे बताया भी है, वीडियो आप देख लेना, शायद वो स्टार्टिंग 1 या 2 नंबर ऑफ सी वीडियोस होगा। तो वो आप देख लेना, आपको समझ में आएगा रैक सर्वर होता क्या है, जहाँ पे बहुत हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर्स रखे होते हैं। अब वहाँ पे फिर हम क्या यूज रन करते हैं, एप्लीकेशंस रन करते हैं अपने, ठीक है। तो वैसे ही अब लेट्स से अब क्लाउड पिक्चर में आ चुका है, अब हम इस दुनिया में है जहाँ पे क्लाउड यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्लाउड यूज हो रहा है और मुझे अपना एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो मैं कहाँ करूँगा, ऑब्वियसली एक सर्वर में करूँगा। बट चूंकि ये क्लाउड है तो मुझे अपना डेटा सेंटर तो लाने की जरूरत है नहीं। तो मैंने क्या क्या बोला है कि AWS जो होगा, AWS को हम एक्सेस करेंगे तो AWS एक आपको फंक्शनैलिटी देती है, एक फीचर देती है जिसका नाम है वर्चुअल सर्वर। उस वर्चुअल, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वर्चुअल, यानी कि वो आपके पास नहीं है बट फिर भी आपके पास है, यानी फिजिकली आपके पास साथ में नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आपकी फंक्शनैलिटी देगी वो, ठीक है, सर्वर का। तो यानी कि Amazon अपने क्लाउड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करता है और वो आपको एज अ रेंट देता है, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इसलिए वो वर्चुअल है। वर्चुअल इन द सेंस है तो वो सर्वर बट फिजिकली आपके पास नहीं है लोकेटेड, ठीक है। आप उसको एक्सेस कर रहे हो मे बी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, जो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है जो सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज Amazon EC2 एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल सर्वर इन द AWS क्लाउड। तो जब भी हम क्लाउड में बात करेंगे, स्पेसिफिकली जब हम बोलेंगे AWS क्लाउड, तो वहां पे जब हम बोलेंगे कि हमें एक सर्वर चाहिए क्लाउड में, यानी कि हमें एक चाहिए EC2, ठीक है। ये बात याद रखना।
Third point, it provides on-demand scalable computing capacity in the AWS cloud. On-demand मतलब जब मुझे चाहिए तभी मुझे मिल जाएगी, ठीक है? आज मैं अभी शाम को बैठा हूँ तो मैं शाम को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मुझे कल चाहिए तो मैं कल के लिए भी कल जाके भी वो सर्वर को ले सकता हूँ ऑन रेंट बेसिस, ठीक है? तो मुझे जब चाहिए मुझे वो सर्वर मिल जाएगा एंड स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब यानी कि आज सपोज करो मैंने एक सर्वर लॉन्च किया ऑफ 32 जीबी रैम और मे बी 1 टेराबाइट ऑफ हार्ड ड्राइव, ठीक है? कल मुझे बहुत सारे ट्रैफिक आ गए मेरे कस्टमर्स के वेबसाइट पे और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा और मुझे और सर्वर्स चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्केल अप कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि इसको बढ़ा सकता हूँ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी भी आपको क्या करती है, अमेज़न प्रोवाइड करती है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल सर्वर व्हिच इज़ ऑन डिमांड एंड इट्स स्केलेबल, ठीक है? इट प्रोवाइड्स यू स्केलेबल कंप्यूटिंग क्लाउड कैपेसिटी, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज वी कैन यूज EC2। जब मैं बात करूंगा Amazon EC2 तो मैं Amazon EC2 नहीं बोलूंगा, EC2 ही बोलूंगा, तो आप समझ जाना, ठीक है? सो वी कैन यूज EC2 टू लॉन्च एज मेनी और एज फ्यू वर्चुअल सर्वर्स एज वी नीड, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग एंड मैनेज स्टोरेज, ठीक है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आपको अगर एक सर्वर की जरूरत है आप एक सर्वर लॉन्च कर सकते हो, आपको 10 सर्वर की जरूरत पड़ेगी कल आप 10 कर सकते हो, आने वाले एक साल में अगर आपको 1000 सर्वर्स की जरूरत पड़ोगी तो आप 1000 सर्वर्स लॉन्च कर सकते हो। तो ये सब फंक्शनैलिटी आपको कौन देता है, अमेज़न का क्लाउड, जिसको हम एक सर्विस बोलते हैं, उसको बोलते हैं EC2, ठीक है? एंड ऑब्वियसली अगर आपको एक सर्वर रन करना है तो ऑब्वियसली उस सर्वर में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, यानी कि रैम, हार्ड ड्राइव, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? उसमें सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी आपको, यानी कि कौन आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, कौन कौन यूजर्स आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इन द सेंस कि मैं यहाँ से बैठ के मैं आपके सर्वर को कैसे एक्सेस करूँ, ये हो गया नेटवर्किंग, ठीक है? और स्टोरेज तो यहाँ पे मैनेज स्टोरेज, यानी कि हम कौन सी इसमें कितना हार्ड ड्राइव होगा, उसमें उसमें कितना रैम होगा, तो ये सब क्या कर सकते हैं हम, लॉन्च कर सकते हैं सर्वर्स में ये सब कॉन्फ़िगरेशंस लेके, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशंस। Now let's talk about features of EC2 and this is a very important topic। इसी टॉपिक पे ही मैं आगे जाके 3 या 4 वीडियोस डेडिकेटली बनाऊंगा, बट अभी आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फीचर्स क्या क्या होते हैं इस EC2 के। So Amazon EC2 provides the following high level features। Number one, instances, यानी कि वर्चुअल सर्वर। तो अगर किसी ने आपको बोला कि हे आपके पास EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस, ठीक है, तो समझ जाना वो बोल रहा है वर्चुअल सर्वर क्लाउड में, AWS क्लाउड में, ठीक है? तो इंस्टेंस का मतलब कुछ नहीं है, वर्चुअल सर्वर है, ये समझ जाना आप, ठीक है? यानी कि वो सर्वर होगा बट आपके पास नहीं होगा फिजिकली, वो अमेजोन के क्लाउड में होगा, दैट्स व्हाई इट्स वर्चुअल। सेकंड, अमेजॉन मशीन इमेजेस, शॉर्ट फॉर्म है AMIs, ठीक है? ये भी शॉर्ट नेम बहुत कॉर्पोरेट में यूज होता है, AMIs, ठीक है? तो समझ जाना इट स्टैंड्स फॉर अमेजॉन मशीन इमेजेस। तो लेट्स से मैं आपको एक चीज सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, लेट्स से अभी क्लाउड नहीं होता, अभी हम ऑन प्रेम में होते हैं हमारे सारे सर्वर्स, तो आपको जब सर्वर बूट अप करना है, आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना इमेज लोड करने के लिए। जब आपने VMware यूज़ किया होगा, कभी वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया होगा, तो आप डेडिकेटली विंडोज सर्वर डालते थे, इंस्टॉल करते थे, या लिनक्स, रेड हैट, उबंटू डालते थे, राइट? तभी जाके वो सर्वर क्रिएट होगा ऑफ दैट इमेज, राइट? तो वैसे ये भी अमेजॉन मशीन इमेज है, ठीक है? इसमें क्या होता है, प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से ही कॉन्फ़िगर करके दे रहा है अमेजॉन आपको, ठीक है? वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। सो इट्स अ प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स फॉर आवर इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस अगेन क्या मतलब है, ऊपर देखो फर्स्ट लाइन पे, वर्चुअल सर्वर। सो प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स फॉर आवर इंस्टेंसेस दैट पैकेज द कंपोनेंट्स वी नीड फॉर आवर सर्वर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एडिशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो AMI इज नथिंग, इट्स अ टेम्पलेट विच हैज़ योर OS, ठीक है? कि उस OS का इमेज होगा उसमें, तो जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, तो वो OS बूट अप हो जाएगा, ठीक है? Third is instance types. So various configuration of CPU, memory, storage, networking, capacity and graphics hardware for our instances. जैसे इंस्टेंस का मतलब पता चल गया आपको क्या है, वर्चुअल सर्वर। AMI का भी मतलब पता चल गया आपको क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस, ठीक है, टेम्पलेट्स। इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या है कि आपको उस सर्वर में कितना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। आज जैसे मैं गेमिंग लैपटॉप की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ना मुझे इतना हार्ड ड्राइव चाहिए, इतना मुझे रैम चाहिए, उसमें इतना ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। तो वैसे सर्वर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एक सर्वर की ज़रूरत है तो आपको ऑब्वियसली CPU चाहिए,
मेमोरी चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको कुछ हाई एंड चीज़ें रन करनी है, स्टोरेज चाहिए, उसकी नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ, तो वो किसके अंदर आती है? इंस्टेंस टाइप्स। तो जब कोई आपसे बोलेगा कि इंस्टेंस टाइप्स क्या है, यानी कि उसका मतलब यही है कि उसमें कितने सीपीयू हैं, कितने मेमोरी है, कितने स्टोरेज हैं, ठीक है? Fourth point is Amazon EBS volumes. It stands for persistent storage volumes for our data using Amazon Elastic Block Store. ठीक है, EBS stands for Elastic Block Store. तो यानी कि इसको ऐसे समझ लो जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा दिया, एक्सटर्नल, ठीक है, हार्ड ड्राइव लगा दिया, यानी कि आपका वो हार्ड डिस्क ड्राइव का कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया आपने। वैसे क्लाउड में जो हार्ड ड्राइव को क्या बोलते हैं वो लोग? EBS वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपने अगर आपको हार्ड ड्राइव अटैच करना है तो आप क्या अटैच करोगे? EBS वॉल्यूम अपने इंस्टेंस पे, ठीक है। और वो क्या होता है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है अगर मैंने आज सर्वर को शट डाउन भी कर दिया है, फिर भी वो वहीं रहेगा, आपका स्टोरेज ऐसे ही रहेगा, गायब नहीं हो जाएगा, सारे डेटा वाइप आउट नहीं हो जाएंगे। आपने शट डाउन कर लिया, कल आप उसको फिर से टर्न ऑन कर लो, आपको अगर यूज़ नहीं है आज, कल यूज़ है तो आप टर्न ऑन कर लो सर्वर को, एंड जो आपका डेटा लिखा हुआ था, आपने जो भी डेटा राइट हुआ था उसके अंदर, ठीक है, या सेव हुआ था उसके अंदर, उस हार्ड ड्राइव के अंदर, वो फिर भी रहेगा। इसलिए दैट इज व्हाई इट्स नोन एज persistent storage volumes. Fifth point is instant store volumes. Storage volumes for temporary data that is deleted when we stop, hibernate or terminate our instance. ठीक है, एक तरह का ये क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ रोम, यू नो, रीड ओनली मेमोरी जो लैपटॉप में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आप बस इसमें टेम्पररी डेटा ही स्टोर करो, मे बी कुछ चीज़ें कैश करने के लिए, ठीक है, फास्ट रन करने के लिए। बट अगर आपने अपना सर्वर स्टॉप कर दिया, ठीक है, या टर्मिनेट कर दिया, तो ये जो इंस्टेंट स्टोर में जो भी डेटा था वो सब भी वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। की पेयर्स, तो की पेयर्स क्या है? सिक्योर लॉगिंग इंफॉर्मेशन फॉर आवर इंस्टेंसेस। AWS stores the public key and we store the private key in a secure place. अब की पेयर होता क्या है? अगर आप बहुत ही आईटी में बहुत न्यू हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी, बट मैं आपको बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखाऊंगा इसमें होता क्या है। सो बेसिकली की पेयर अभी के लिए ये समझ लो कि अगर आपके पास अपना लैपटॉप भी है, लेट्स से, बट आपके दोस्त अगर आपका लैपटॉप यूज़ करना चाहते हो, तो आपने वहाँ पे लॉक किया होगा अपने लैपटॉप को, पासवर्ड डालना पड़ेगा, है ना? अगर उसको पासवर्ड पता नहीं होगा तो वो आपके लैपटॉप पे लॉगिन नहीं कर सकता है, राइट? ठीक है? तो सर्वर्स पे भी ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट? आप किसको एक्सेस देना चाहते हो? सबको तो एक्सेस नहीं मिलेगा, वो भी सर्वर का एक्सेस क्यों चाहिए? सर्वर का एक्सेस मतलब वो बंदा जिसके पास एक्सेस होगा वो कुछ भी जाके सर्वर में कर सकता है, राइट? तो उसमें अब उसको ऑथेंटिकेट कैसे करोगे? लेट्स से आपने तो अपने लैपटॉप में यूज़र नेम पासवर्ड रख दिया या फिर फिंगरप्रिंट रख दिया, ठीक है। लेकिन सर्वर में क्या यूज़ करोगे? AWS क्या देता है आपको? की पेयर देता है। इट्स बेसिकली अ क्रिप्टोग्राफिक या एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। आपको अगर एन्क्रिप्शन पता होगा तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? AWS आपको 2 की पेयर देता है, ठीक है। एक को बोलते हैं पब्लिक की, एक को बोलते हैं प्राइवेट की, ठीक है। इससे क्या होगा? पब्लिक की क्या होता है? पब्लिक की आपके सर्वर में अटैच हो जाता है, और प्राइवेट की होगा, AWS मेरे को प्राइवेट की देगा और बोलेगा कि ये प्राइवेट की अपने पास अच्छे से रखना, ठीक है। और जब आपको लॉग इन करना है सर्वर पे तो ये प्राइवेट की दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप वैलिड यूजर हो एंड मैं आपको एक्सेस दे दूंगा आपके सर्वर पे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है पब्लिक की एंड प्राइवेट की, यानी कि अगर मुझे सर्वर पे एक्सेस करना है, मुझे सर्वर पे लॉगिन करना है, तो मुझे एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ करना होगा, उसको बोला है यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो सपोर्टेड है, वो है पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की जो सर्वर पे ही होगा, पब्लिक की सर्वर पे ही सेव होगा, एंड देन प्राइवेट की अगर मैं दूंगा तो वो पब्लिक की और प्राइवेट की का मैच करेगा, देखेगा अच्छा ये पब्लिक की, अच्छा ये प्राइवेट की सही है एकदम, क्योंकि ये पब्लिक की से मैं आपको बहुत सिंपल टर्म से बता रहा हूँ, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है सिक्योरिटी के टर्म्स में, वो एक दिन बताऊंगा कभी आपको। बट आप ये समझ लो कि अगर आपके पास पब्लिक की है और किसी ने पब्लिक की कोई भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक पब्लिक की क्रिएट किया है तो इसका एक ही प्राइवेट की होगा, और प्राइवेट की अगर मैं लॉगिन करूंगा वहां देके प्राइवेट की, तब मैं लॉगिन कर लूंगा, लेकिन कोई और कुछ दूसरा प्राइवेट की देगा और वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन फेल हो जाएगा। तो यूनिक होता है हर समय, ठीक है। Security groups. Again, it's a security concept, a virtual firewall that allows us to specify the protocols, port and source IP ranges that can reach our instances and the destination IP ranges to which our instances can connect.
अब लेट्स से आपके पास एक सर्वर है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये सर्वर का टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब ये किस कौन कौन इस सर्वर को एक्सेस करेगा। लेट्स से अगर वेबसाइट है तो पब्लिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा वेबसाइट को। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पोर्ट प्रोटोकॉल आप क्या करते हो, इनेबल करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे सर्वर पे लॉगिन करना है, एसएसएच करना है, ठीक है। तो एसएसएच करने के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, 22। तो मुझे पोर्ट नंबर 22 को व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हे, अगर कोई भी पोर्ट 22 का रिक्वेस्ट लेके आता है इस सर्वर पे तो उसको आप अलाउ कर दो, ठीक है। तो ये सब का रेस्ट्रिक्शन जो भी है वो हम कहाँ लगाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में। ये भी कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सो विद दिस अब हम थ्योरी को एंड करते हैं, अब जाते हैं प्रैक्टिकल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि AWS EC2, Amazon EC2 जो कि एक वर्चुअल सर्वर है, उसको हम कैसे लॉन्च करते हैं। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी बताए थे आपको, फीचर्स, ये फीचर्स अभी यूज होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द AWS console एंड लेट्स स्पिन अप एन EC2 इंस्टेंस। ओके, अब मैं आ गया हूँ अपने AWS कंसोल पे। अगर आप देखोगे मैंने सिलेक्ट किया है मुंबई रीजन AP South 1। तो यहाँ पे हम जाते हैं EC2, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो EC2 एंड देन आप यहाँ पे जाओ EC2 पे। यानी कि अब हम जा रहे हैं वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के लिए। देखो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है लॉन्च अ वर्चुअल सर्वर, ठीक है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, वरना आप लेफ्ट साइड में जाओ, यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा है ना ये वाला, तो ये पार्ट में क्लिक करो और यहाँ पे दिखा रहा है आप डैशबोर्ड। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक सर्वर है, तो यहाँ पे एक सर्वर दिखा रहा है कि आपका एक ऑलरेडी है। मैं इसको अभी हटा देता हूँ। लेट्स से अभी हम क्या करते हैं, एक नया सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है लॉन्च इंस्टेंसेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, माई EC2 ऐसा कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है AMI। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप प्रीवियस स्लाइड में अगर जाओगे तो मैंने बताया था ये एक टेम्पलेट होता है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी बाइंड अप होते हैं, ठीक है। अमेज़न आपको क्या देता है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम बाइंड करके एक टेम्पलेट देता है, यानी इमेज देता है। तो अगर आप ये इमेज चूज़ करोगे, यहाँ से AMI चूज़ करोगे, तो आप जब सर्वर आपका रन करेगा तो आपका ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रन होंगे। तो देखते हैं कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्राउज मोर AMIs ये वाला ऑप्शन पे जाऊँगा। देखो यहाँ पे इतने सारे कैटेगरीज है, लिनक्स के हैं, विंडोज़ के हैं। अगर मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2025, 2025, 2022 ये सब आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स। लिनक्स पे जाएंगे तो लिनक्स पे हमें अमेज़न का अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अमेज़न लिनक्स 2023 करके। अमेज़न लिनक्स 2 था पहले, फिर 1 भी था पहले, ठीक है। एंड आप मैक ओएस भी लॉन्च कर सकते हो सर्वर, आप रेड हैट यूज़ कर सकते हो, आप उबंटू यूज़ कर सकते हो, सुजे कर सकते हो, डेबियन कर सकते हो। आप बहुत कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे फ्री टियर पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि आपका कौन कौन सा फ्री है। फ्री इन द सेंस, याद होगा जब आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपको AWS कुछ क्रेडिट्स देती है, राइट। अब बोलती है कि ये आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपको क्रेडिट खत्म नहीं होता है। तो आप वो यूज़ करो, आपका पैसा भी नहीं लगेगा अभी, ठीक है। तो हम फ्री पे ही जाएंगे और अभी मैं आपको एक अमेज़न लिनक्स लॉन्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे फ्री हैं अभी। तो अमेज़न लिनक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे 2023। देखो यहाँ पे क्या दिखता है, पहले वो देखते हैं। AMI जो मैंने कहा था, अमेज़न मशीन इमेज, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है, तो हर एक टेम्पलेट का एक यूनिक आईडी होती है। तो यहाँ पे बोला है ये आईडी है उसका, ठीक है। इसके अंदर जो रन होगा वो होगा अमेज़न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा 2023, जिसका कर्नल वर्जन होगा 6.18। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल वर्जन होता है, ओके। ये होगा x86 बेस्ड आर्किटेक्चर में होगा, ये होगा ARM बेस्ड आर्किटेक्चर में, दोनों 64 बिट्स के हैं, ओके। या फिर ये, ठीक है। तो हम अभी ये लॉन्च करते हैं। मैंने हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है x86 लॉन्च करना है, यानी इंटेल और AMD का प्रोसेसर लॉन्च करना है, या फिर आपको ARM का करना है, ठीक है। चलो हमने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये अपने आप यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया ना AMI फ्रॉम कैटलॉग। देखो वो अपने आप ही आ गया, इसने बता दिया है एज अ मॉडर्न जनरल पर्पस लिनक्स बेस्ड OS दैट विल बी सपोर्टेड अंटिल जून 2029, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसने यहाँ पे इमेज का आईडी दे दिया है, ठीक है। क्रिएशन डेट, आज का डेट दे दिया है और ये सब, ठीक है, x86। अब आता है इंस्टेंस टाइप। याद होगा अगर प्रीवियस स्लाइड में जाओगे, मैंने आपको कहा था एक इंस्टेंस टाइप का मतलब है कितने इसमें CPUs होंगे, कितने रैम होंगे, ठीक है। तो ये सब होता है इंस्टेंस टाइप। अगर देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्री वाला है, इसमें क्या दे रहा है, देखो वर्चुअल CPU, वी मतलब वर्चुअल CPU, इसमें एक CPU दे रहा है, 1 GB रैम दे रहा है, ठीक है। और इसमें इतना पैसा भी लगेगा। फ्री टियर तो ठीक है, लेकिन फ्री टियर खत्म होने के बाद
अगर आपका क्रेडिट खत्म हो गया तो इतने पैसे लगेंगे उसमें। ओके, चलो हम यहाँ पे सिलेक्ट कंपेयर करते हैं क्या क्या इंस्टेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर पे आता हूँ तो यहाँ पे ये ज़्यादा देखो, आपको कितने सीपीयू चाहिए, एक चाहिए या दो चाहिए सीपीयू या 8 सीपीयू चाहिए, ठीक है। रैम कितना चाहिए, 32 जीबी का रैम चाहिए या जो भी चाहिए यहाँ पे आपको मिल रहा है सब। ओके, स्टोरेज देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ 50 चाहिए गिग्स, ठीक है। एसएसडी का स्टोरेज मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये सब है। तो अभी हम जाते हैं एकदम स्मॉल चीज़ें वो करने के लिए, हम फ्री टियर वाला ही लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि 1 जीबी रैम और एक सीपीयू चल रहा है इसमें, ठीक है। अब आता है यहाँ पे की पेयर, याद होगा मैंने की पेयर क्या कहा था, लॉगिन के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपको सर्वर पे लॉगिन करना है तो, ठीक है। इसमें क्या होगा, एसएसएच से हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो वो आरडीपी से करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो एसएसएच यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर 22। अब बोलता है की पेयर यूज़ करो, तो मेरे पास की पेयर अभी है नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, अब एक की पेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो की पेयर आता है दीपक टेस्ट एसएसएच, ओके। यहाँ पे की पेयर का मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे की पेयर का टाइप आ गया आरएसए या ईडी, ठीक है। आपको डिटेल में जानना है तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। उसके एल्गोरिदम सही है, आरएसए, ठीक है। आरएसए, डीएसए, डेफी हेल्मन, ये सब उसके एसिमेट्रिक के होते हैं, तो आप ये पढ़ लेना। उसके बाद जो प्राइवेट की का जो फॉर्मेट होगा, जैसे हर एक का एक्सटेंशन होता है, राइट, तो इसका भी एक एक्सटेंशन है, डॉट पेम फाइल या फिर डॉट पीपीके। पीपीके तब यूज़ कर सकते हो जैसे लेट्स से अगर आप नेटवर्किंग के बैकग्राउंड से आ रहे हो, सीसीएनए पढ़ा होगा आपने, तो आपने जब भी राउटर का कंसोल लिया होगा तो आप एक टर्मिनल यूज़ कर देते हैं, पटी सेशन बोलते हैं, पटी लेते थे आप, एक ऐप डाउनलोड कर देते हैं पटी, उसमें ये यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम क्या करेंगे, मैं अपना कमांड लाइन खोलूँगा मैक ओएस का, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं, मैं उसी में ही यूज़ करूँगा, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है डॉट पीपीके, डॉट पीईएम एक्सटेंशन यूज़ करके भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, व्हेन प्रॉम्प्टेड स्टोर द प्राइवेट की इन अ सिक्योर एंड एक्सेसिबल लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। बिकॉज ये क्या होगा, ये मुझे अभी जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में तो अभी चले जाएगा लैपटॉप में, तो मुझे वो सिक्योर करके रखना है, मतलब ये किसी को देना मत, क्योंकि अगर किसी के पास ये प्राइवेट की आ गया, ठीक है, तो तो वो बंदा इस सर्वर पे एक्सेस कर सकता है कभी भी, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे दिखा दिया दीपक टेस्ट एस एस एच डॉट पी एम फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। ओके, अब आता है नेटवर्किंग, ठीक है। अभी मैंने बताया था एक फायरवॉल भी होता है वहाँ पे, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल। तो इसमें क्या करना है, फायरवॉल क्या बताता है, अभी ये नेटवर्किंग सबनेट ये सब अभी छोड़ दो आप जानना, ये मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में कि ये होता क्या है, ठीक है। आ, तो अभी हम फायरवॉल की बात करेंगे। फायरवॉल का मतलब हो गया कि एक ऐसा डिवाइस होता है, सिक्योरिटी डिवाइस होता है, जो ये बताता है, एक बीच में सपोज करो वो बीच में बैठा हुआ है, आपका सर्वर यहाँ पे है, सिक्योरिटी डिवाइस यहाँ पे और यूजर्स यहाँ पे है। तो अब यूज़र को अगर एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे एक रूल लगा होगा, फायरवॉल होगा, वो बोलेगा कि अरे ये यूज़र सही है या नहीं, इसको आने दूँ या नहीं आने दूँ, ठीक है। तो ये चेक करता है, ये एक सिक्योरिटी डिवाइस रहता है। तो वैसे एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्या है, एक तरह का फायरवॉल ही है, जो क्या बोलेगा, अगर हमें यहाँ क्या करना है, अगर हमें बोलना है कि यार सभी को अलाउ कर दो, कोई भी एसएसएच कर सकता है, एसएसएच करने के बाद क्या होगा, उसको अपना प्राइवेट की देना पड़ेगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए बस कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ चीज़ों को, ये सोच लो कि मैंने क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे किया, अब मैंने बोल दिया कि अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम 0.0.0.0। ये भी एक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता नहीं होगा इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक आईपी एड्रेसिंग, जहाँ पे हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग होता क्या है, कितने टाइप के आईपी एड्रेसिंग होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये चेक किया है, यहाँ पे मैंने लेमन टर्म में ये बोल रहा है कि कोई भी अगर एसएसएच यानी कि कोई लॉगिन करना चाहे मेरे सर्वर पे तो मैं दे दूंगा एक्सेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉगिन कर पाएगा, अगर उसके प्राइवेट की ही नहीं होगा तो लॉगिन कैसे करेगा, राइट। बट तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये लॉगिन कर सकता है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टोरेज, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये वो है जो हार्ड ड्राइव का तरह काम करता है। यहाँ पे भी आप बहुत सारे ले सकते हो, एसएसडी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, अभी हम जो है डिफ़ॉल्ट वही लेंगे। और यहाँ पे एडवांस डिटेल है, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फिर बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक्स देखेंगे कि अब सर्वर लॉन्च कैसे करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस,
देखो विद इन 3 और 4 सेकेंड्स इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब हम जाएंगे इंस्टेंस पे टैब पे, ठीक है। मेरा नाम क्या था, माई EC2, राइट। ये तो मेरा पहले वाला था, ठीक है। ये रनिंग हो रहा है बट अभी इनिशियलाइजेशन चेक हो रहा है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन स्टेज पे है, ये स्टेटस चेक हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और हार्डली 2 और 3 मिनट्स लेता है ये, और ये फिर आपको बता देगा। तब तक अभी आप देखोगे कि पब्लिक IP आ गया है यहाँ पे, इस सर्वर का पब्लिक IP आ गया है, और की नेम मैंने ये यूज़ किया था तो ये की नेम भी आ गया है। एंड व्हाट एल्स, हमने बता दिया कि ये लिनक्स है, ठीक है। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप इसको क्लिक करके जो नीचे आ रहा है ना वो देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ देखो डिटेल से बता दिया। तो जब भी एक इंस्टेंस यानी कि वर्चुअल सर्वर, ये क्या है आप बोलोगे, इंस्टेंस आईडी। तो हर एक सर्वर जब भी आप लॉन्च करोगे तो यूनिक आईडी मिलता है आपको, जो कि एक यूनिक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंस आईडी, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि ये इंस्टेंस का इंस्टेंस कौन सा इंस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस आईडी है। ओके, यहाँ पे पब्लिक आईपी मिल गया है मेरे को। तो ये सब आ गया, पब्लिक डीएनएस आ गया, ठीक है। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, वीपीसी क्या है वगैरह वगैरह। एएमआई जो हमने चूज़ किया था, अमेजोन लिनक्स लिया था ना, तो उस अमेजोन लिनक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AL2023, ठीक है। कर्नल वर्जन 6.18 x86 बेस आर्किटेक्चर लिया है, ठीक है। इसमें और क्या बताया है देखते हैं। हाँ, इसमें हम बताया कि कौन सा SSH की लिया है, उसने ये बता दिया कौन सा SSH की है, ठीक है। और यहाँ पे CPU कितना है, एक CPU था, ठीक है। हम्म और स्टेटस अलार्म से अभी छोड़ दो, मॉनिटरिंग हो रहा है। सिक्योरिटी में देखो, हमने सिक्योरिटी बताया था ना, फायरवॉल को इनेबल किया था। तो देखो सिक्योरिटी में क्या होगा, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब होता है ये एक सर्वर है, ठीक है। तो एक सर्वर, इनबाउंड मतलब कौन सा बाहर वाले ट्रैफिक को ये अपने अंदर अलाउ करेगा आने के लिए, इनबाउंड। एंड आउटबाउंड मतलब इस सर्वर से बाहर से ट्रैफिक कौन कौन जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, SSH अलाउ करो, कोई भी अगर रिक्वेस्ट आए SSH की इस सर्वर पे, तो यानी इनबाउंड मेरे सर्वर पे आए अंदर, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 22 बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो गया, क्योंकि SSH बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है 22। और बोल दिया कहाँ से आए, कहीं से भी आए। और 0.0 मतलब वर्ल्ड में कहीं से भी आए, ठीक है। आउटबाउंड मतलब इसने बोल दिया कि मेरे सर्वर से ये क्या होगा, कहीं पे भी चले जाए। देखो 0.02 हर प्रोटोकॉल, हर पोर्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आए सिर्फ SSH, और अगर मेरे सर्वर को बाहर दुनिया में कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है सब पे, ठीक है। अभी बस टेस्टिंग के लिए लिया है मैंने। फिर नेटवर्किंग वगैरह अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक नेटवर्किंग हो जाता है। स्टोरेज देख लो, अभी हमने लिया था यहाँ पे 8 GB लिया था ना, हाँ। तो ये 8 GB आ गया स्टोरेज, ठीक है। टैग्स हमने कुछ यूज़ नहीं किया, वो छोड़ दो, नाम जो लिखा था वही एज अ टैग आ जाता है यहाँ पे। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो 2x2 चेक्स पास हो गया। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कनेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अच्छा कंसोल काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे, दैट्स गुड। हमने SSH लिया है तो SSH करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है कि हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस इंस्टेंस को। बट हमने क्या लिया, SSH लिया, तो SSH ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कि जहाँ पे आपका की है ना, वो उस फोल्डर में जाओ और वहाँ पे ये कमांड रन करो। इससे क्या होगा, CH मोड से क्या होता है, वो ये क्या करता है, आपका 400 जो होगा वो आपको रीड ओनली एक्सेस देगा इस की पे। ये एक लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे उस की पे रीड ओनली एक्सेस मिल जाएगा मेरे टर्मिनल को। तो अभी हम पहले टर्मिनल ऑन करता हूँ। मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ, मैं जाऊँगा डाउनलोड्स फोल्डर में क्योंकि वो डाउनलोड में था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अगर हम देखेंगे ls-lah करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ग्रैब करता हूँ, क्या नाम था, दीपक टेस्ट SSH करता हूँ ना, तो यहाँ पे दिखना चाहिए फोल्डर, देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे आ गया ना दीपक भंडारी, और ये दीपक SSH। इनमें बस क्या एक्सेस है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। कभी लिनक्स पढ़ना होगा तो वो भी वीडियो बनाएंगे हम। तो यहाँ पे आ गया है, चलो देखते हैं परमिशन क्या लगा हुआ है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो ये रीड ओनली एक्सेस मिल गया इसको, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी था, मेरे को करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट ठीक है, इट्स ओके। तो ये आ गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम ये सीधा कमांड यूज़ कर लेंगे, ओके।
मैंने किया ये, और मैं यहाँ पे दबाऊंगा। देखो यहाँ कमांड क्या बोलता है पहले वो देखो। तो अभी हम कमांड पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है SSH, और हाइफन आई से क्या होता है, इनपुट दे रहे हैं हम। कौन सा इनपुट दे रहे हैं, ये डॉट पेम फाइल जो कि प्राइवेट की है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट, और यहाँ पे जो है ये सर्वर का यूज़र नेम है, एंड यहाँ पे सर्वर का DNS नाम है पब्लिकली। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे बोला आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, यस लिख देना, एंड यहाँ पे हम कनेक्ट हो चुके हैं। कैसे पता चला आपको कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे देखो EC2 यूज़र आ गया। पहले क्या था यहाँ पे, अगर मैं जूम करता हूँ थोड़ा, पहले यहाँ पे था दीपक भंडारी, और अब यहाँ पे आ गया ये, और IP एड्रेस भी आ गया ये प्राइवेट IP, ठीक है। चेक करने के लिए यूनेम हाइफन ए कर दो, आपको दिख जाएगा, आप इसी पे ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनेम हाइफन ए करके हम ये सर्वर पे आ चुके हैं। तो आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे आपको आ गया होगा उसका कर्नल वर्जन जो कि यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि मैं एक सर्वर पे आ चुका हूँ, ठीक है। पोर्ट 22 ऑन था, इसलिए मैंने कर दिया इसको, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पाया। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम EC2 इंस्टेंस पे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा थियोरेटिकल, एंड देन वी विल एंड आवर लेक्चर। ओके, तो अब आज जो हमने ये पढ़ा कि EC2 जो है, लेट्स से यहाँ पे एक यूज़र था, मैं एक लैपटॉप से, मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, लैपटॉप पे मेरा इंटरनेट का एक्सेस था, मैंने पोर्ट क्या किया 22, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल में लगाया था, राइट। RDP कब यूज़ होता है, जब तुम्हारे पे विंडोज सर्वर है, तो विंडोज सर्वर में यूज़ होता है RDP, जो हमें क्या करना पड़ता है, पोर्ट 3389 इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, अलाउ करना पड़ता है। AWS के अंदर बहुत ही लेमन टर्म में बताया मैंने आपको, ये है कि EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप याद रखना, ठीक है। एक सिक्योरिटी ग्रुप की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने क्या किया था, 22 पोर्ट नंबर को वाइट लिस्ट किया था नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको वाइट लिस्ट किया, यानी कि अलाउ में डाला। इनबाउंड है ये, ठीक है, ये इनबाउंड। अब इनबाउंड से आपको क्या समझ में आता है, मैंने कहा था कि लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ एक EC2 सर्वर है, ये वर्चुअल सर्वर है लेट्स से, ठीक है, EC2 है, और मैं एक यूज़र हूँ। सो सिक्योरिटी ग्रुप का आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे कुछ एक चीज़ ऐसा डिवाइस रखा होगा, एक नॉर्मली समझ लो आप, ठीक है। ये एक चेकिंग डिवाइसेस होगा, जो चेक करेगा सही है गलत है क्या है, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी ग्रुप SG। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पोर्ट 22 को इनेबल किया है। कोई भी अगर, क्या मैंने इसमें क्या लिखा है, पोर्ट 22 इनबाउंड इनेबल किया है। अब इनबाउंड क्या होता है, इनबाउंड का मतलब ये हुआ कि जो भी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी, इन, ये हो गया इनबाउंड, ठीक है, इनबाउंड, कहीं से बाहर जाए तो यहाँ पे इनबाउंड हो गया। आउटबाउंड क्या होगा, इस सर्वर से जो बाहर जाएगी रिक्वेस्ट, हो गई आउटबाउंड। तो मैंने इनबाउंड में मैंने क्या किया था, ये कॉन्फ़िगर किया था पोर्ट 22, मैंने क्या कहा था, कोई भी 0.0.0.0.0 से आए, यानी कि इसका मतलब होता है, सिंपली मतलब होता है कि पब्लिक इंटरनेट से कोई भी अगर आए, किसी को रोको मत। पब्लिक इंटरनेट से कोई भी अगर पोर्ट 22 के लिए आए तो किसी को रोको मत। बट एक कैश था यहाँ पे, क्या देखा था आपने, कोई भी नहीं आ सकता है अनटिल अनलेस उसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमने पढ़ा सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हम जो पढ़ा, वो पढ़ा क्या पढ़ा हमने, SSH की पेयर, ठीक है, की पेयर। इसमें क्या होता है, प्राइवेट की ज़रूरत होता है मुझे, प्राइवेट की से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट की कहाँ था मेरा, ये डाउनलोड हुआ था, राइट। सो प्राइवेट की कहाँ डाउनलोड हुआ था, पब्लिक की कहाँ पे होगा, पब्लिक की होगा EC2 पे, ठीक है। जब हमने क्रिएट किया था ना की पेयर, तो अमेज़न क्या करता है, पब्लिक की EC2 पे डाल देता है, और जो प्राइवेट की होता है वो हमें दे देता है। और प्राइवेट की मेरे पास कहाँ था, मैकबुक में था, यानी कि लैपटॉप में था मेरे। तो मैंने उसको ऑथेंटिकेट किया, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेट किया मैंने प्राइवेट की पब्लिक की से, ओके। और EBS के बारे में पढ़ा हमने। EBS क्या है, एक तरह का हार्ड ड्राइव समझ लो आप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है EBS वॉल्यूम, ठीक है। EBS वॉल्यूम पर्सिस्टेंस ब्लॉक स्टोरेज। सिक्योरिटी ग्रुप भी पढ़ लिया हमने, हमने देख लिया कि EC2 इंस्टेंस होता क्या है। CPU उसमें देखा था, जो हमने वर्चुअल वन CPU किया था, ठीक है। मेमोरी भी हमने किया था, स्टोरेज हो गया EBS। OS हमने Amazon Linux 2023 यूज़ किया था ना, Amazon Linux 2023, ठीक है।
सो यही यार की बेनिफिट से ये स्केल कर सकते हो आप, जब चाहे आप उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज आपने इनेबल किया तो आपको हमेशा पैसा देना पड़ेगा। आपने अगर स्टॉप कर दिया, आपका काम अभी है नहीं 5 दिन के लिए, आपने स्टॉप कर दिया, छठे दिन आप उसको दोबारा इनेबल कर दो, तब से स्टार्ट होगा। सो पे फॉर व्हाट यू यूज़, फ्लेक्सिबल, चूज इंस्टेंस टाइप। तो हमने देखा कितना फ्लेक्सिबल है, मैं कभी भी चेक कितना इंक्रीज़ कर पा रहा था। मुझे आज 4 GB रैम चाहिए, मैं 4 GB रैम यूज़ कर सकता हूँ, 8 GB कर सकता हूँ, जितना मैं उतना ही स्टोरेज यूज़ कर सकता हूँ, ओएस यूज़ कर सकता हूँ, जो भी, ठीक है। सिक्योर है बिकॉज़ यहाँ पे फायरवॉल है, सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, तो हम सिक्योर है। हमने आज पब्लिक इंटरनेट से तो चलो एक्सेस करवा दिया, मैं आगे जाके प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है ये, तो मैं सबको थोड़ी ना एक्सेस दूंगा, तो यहाँ से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। एंड रिलायबल है बिकॉज अमेजोन के क्लाउड में है, तो ये हाईली अवेलेबल रहता है मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है। तो इससे हमने आज कॉन्सेप्ट्स, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पोर्ट नंबर है, ये आरडीपी का पोर्ट नंबर है। अब ये मेरा लैपटॉप था, यूज़र लैपटॉप ये था, ठीक है। सो हमने क्या किया, अपने लैपटॉप से पहले हमने क्या किया, एक वर्चुअल सर्वर बनाया EC2 को, EC2 का साइन ऐसे ही रहता है, ठीक है। एक वर्चुअल सर्वर बनाया और मैंने अपने लैपटॉप में क्या किया, इस सर्वर का जो प्राइवेट की था वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया, प्राइवेट की मतलब डाउनलोड किया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक SSH का कॉल मारा इस पे, ठीक है, SSH-i जो हमने किया था CLI में जाके, है ना, CLI पे कॉल मारा और मैंने अपना क्या दिया इसमें, SSHI करके अपने प्राइवेट की दिया यहाँ पे, है ना, प्राइवेट की दिया हमने। और प्राइवेट की कहाँ पे, और हमने बोला कि ये कहाँ पे चले जाए, EC2 के DNS एड्रेस पे जो यहाँ पे है पब्लिकली, तो वहाँ पे वो कनेक्ट हो गया बिकॉज मेरे पास क्या था, प्राइवेट की था। अगर कोई लेट्स से आज मैंने ये इंटरनेट पे ऑन कर दिया सबके लिए, बट दैट डजंट मीन कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। लेट्स से आप एक यूज़र हो, ठीक है, और आपने भी ये कमांड डाला, बट आपके पास प्राइवेट की थोड़ी ना है, प्राइवेट की तो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हुआ है, तो आपने कोई दूसरा प्राइवेट की डाल दिया तो ऑथेंटिकेशन तो फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर दिस प्राइवेट की। सो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि कि EC2 होता क्या है, हाउ डू यू लॉन्च अ वर्चुअल सर्वर इन Amazon क्लाउड। एंड अब ऐसे ही करके हम 5 या 6 वीडियोस बनाएंगे EC2 पे, अलग अलग चीज़ें वो कवर करेंगे एंड देन आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉरवर्ड इट टू योर पीयर्स, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़े और आप दोनों आप लोग डिस्कस करो आपस में एंड देन आप मुझे क्वेश्चंस भी थ्रो आउट कर सकते हो कि यार ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, जब मैं लाइव क्लासेस में आता हूँ। सो उससे मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि कि चलो सब लोग पढ़ रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विद देयर डाउट्स, तो फिर उससे क्या होगा, मैं भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसे ही यार, शेयरिंग इज़ एवरीथिंग, तो नॉलेज ऐसे ही बढ़ता है, तो शेयर करते रहो अपने पीयर्स में, उनको बोलो साथ पढ़ो, सेशंस लो, एंड देन आई थिंक द लेक्चर दैट आई एम पोस्टिंग, जो भी मैं पोस्ट करूँगा आगे भी, इट विल बी एनफ फॉर यू टू क्लियर AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स। सो विद दैट आई विल एंड द लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।